डिस्कवर ओरिजिनल के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं मसीहा और मैं हूं असद। इससे कबल आप मसीहा की 109 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 110 मुलाहिजा फरमाएं। लेकिन इससे कबल हस्ब रवायत आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजमन शेयर किया करें, लाइक किया करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी मोहब्बतों का सबूत लाजमन दिया करें। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। आइए इस दास्तां का आगाज करते हैं। तुम इससे मजीद तफ्तीश जारी रखो और 1 मिनट ठहरो। कमिश्नर दफातन ही खामोश और किसी सोच में मुस्तगर्रक जसवंत राय ने खंभीर लहजे में कहा और कमिश्नर समेत अरुणपाल उसकी जानिब तक न लगे। मुझे कमिश्नर राजेश्वर गुडवानी की बात बदनीयती पर मबनी लगी। मुझे उस पर बेहद गुस्सा आने लगा। मैंने भी जसवंत राय के चेहरे की जानिब देखा। वो इतना कहने के बाद अपनी जेब से सिगार निकाल कर सुलगाने लगा। इसके दाएं बाएं 2 लंबे तिरंगे कार्ड हनूस मुस्तैद खड़े थे। वो मेरी जानिब गहरी नजरों से तकते उस सिगार का एक गहरा कश लेने के बाद बोला, मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहूंगा। इसके बाद पर पुलिस कमिश्नर गुडवानी ही नहीं, इंस्पेक्टर अरुणपाल भी परेशान सा नजर आने लगा। साफ महसूस होता था कि वो जसवंत राय के दबाव में आए हुए थे। जसवंत राय कारोबारी दुनिया का एक बड़ा नाम ही नहीं बल्कि दरूने खाना एक माफियाई डॉन के तौर पर भी शोहरत रखता था। सियासी हलकों के अलावा उसे हुकूमती सतह पर भी अप्रोच हासिल थी। कोई खासी असर और सूख का हामिल था। कमिश्नर अरुणपाल कुछ कहना चाहते थे कि इस दौरान जसवंत राय ने अपना सिलसिला इकराम जारी रखते हुए मजीद कहा, मीडिया पर अभी ये बात नहीं जानी चाहिए, वरना इंसानी अज़ा का ये काला धंधा करने वाले भी मोहतात हो जाएंगे। इस एहसास मामले में मुझे मुकम्मल राजदारी चाहिए। अगर एक बात भी मीडिया तो क्या हुकाम बाला तक भी पहुंची तो तुम दोनों खुद को नौकरियों से ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगियों से भी फारिग समझना। अरुणपाल को तो उसके सामने बोलने की जुर्रत नहीं हो सकी। अलबत्ता कमिश्नर हिम्मत करने किसी अंदाज में बोला, जनाब राय साहब, आपको भला जहमत करने की क्या जरूरत है? या आप जैसे सीधे साधे कारोबारी आदमी को चकमा देने की कोशिश करेगा? इसका इशारा मेरी ही जानिब था। इस पर जसवंत राय ने बड़ी खुशमगीन नजरों से कमिश्नर की जानिब देखा और उसी लहजे में बोला, गुडवानी, तुम्हारे महकमे में उल्टी गंगा बहती है। चकमा ये लोग नहीं, तुम लोग देते हो आवाम को। मत भूलो कि मेरे लाडले भतीजे विजय को टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया है और आजाद फरोशी का यह काला धंधा तुम्हारी नाक के नीचे ना जाने कब से चल रहा है। विजय किसी मामूली आदमी का नहीं, जसवंत राय का भतीजा था। कमिश्नर से तल्ख और नागवार लहजे में यह कहने के बाद उसने अपने दामाद की तरफ घूर कर देखा। अरुणपाल, हमें तुम पर नहीं बल्कि खुद पर सारी जिंदगी अफसोस रहेगा। तुम एक मामूली से पुलिसिया की पोस्ट से बगैर किसी काबिलियत और कारनामे के इंस्पेक्टरी के बड़े ओहदे पर पहुंचाकर हमसे संगीन और भयानक गलती हो गई है। जनाब, अरुणपाल ने घबराकर अपनी सफाई पेश करने की कोशिश चाही थी कि जसवंत राय ने उसे बुरी तरह झिड़क दिया। शट अप! अरुणपाल एकदम गुंग हो गया। इसके हाथों की फौरन हथकड़ियां खोलो और मेरे हवाले करने की तैयारी करो। यह हुक्म देने के बाद जसवंत राय ने अपने साथ खड़े अपने दोनों बॉडीगार्ड्स को मखसूस इशारा किया और तेज तेज कदमों से बाहर निकलता चला गया। कमिश्नर और अरुणपाल बेबसी से तिल मिलाते रह गए। थोड़ी देर बाद मैं आजाद था और हेलीकॉप्टर में सवार जसवंत राय समेत आजाद फिजाओं में परवाज कर रहा था। पायलट समेत हम कुल 5 अफराद हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। जसवंत राय पायलट के बराबर वाली सीट पर विराजमान था और अभी तक उसने मुझसे कोई बात नहीं की थी। मैं समझ सकता था कि पुलिस के मुकाबले में जसवंत राय मेरा मामला समझने की अहलियत रखता था। पुलिस हमेशा ही से सही बात को गलत रंग देने की कोशिश करती है और इसके वतीरे से कौन वाकिफ नहीं था। जसवंत राय की कस्टडी में आकर मुझे कुछ तमानियत का एहसास हो रहा था। किसी सियाने ने कहा है, लोहा लोहे को काटता है। जसवंत राय पुलिस की हेराफेरी से वाकिफ था। वो इन खूनी सौदागरों से भी निमटने की सलाहियत रखता था। मैंने उसके लहजे और उसकी आंखों में भड़कती हुई आतिश इंतकाम भांप ली थी। उसने हेलीकॉप्टर में मुझसे कोई भी बात नहीं की थी। अब उसका मतलब यह भी नहीं था कि मुझे एक नई गले पड़ी मुसीबत से निजात मिल चुकी थी। जसवंत राय इंडियन पुलिस से ज्यादा मेरे लिए मुसीबत बन सकता था। वो एक डॉन था। अब पता नहीं वो खुद मेरे बयानात की रोशनी में अपने जाती असर और सूख को बरोकार लाता या फिर कोई और मामला था। मुझे बहरहाल उसे मुतमईन करना था। बस सूरतदी कर उसके हाथों यूं मारा जाता जैसे तारीख राहों में लोग मार दिए या मरवा दिए जाते हैं। हेलीकॉप्टर लामहदूद फिजाओं में महवे परवाज था। थोड़ी देर तक नीचे जंगल पहाड़ दिखाई देते रहे।
پھر سمندر نظر آنے لگا اور ان کے درمیان کہیں کہیں آبادی اور اس کے ساتھ ہی گنجان شہری آبادی نظر آنے لگی۔ ہیلی کاپٹر عموماً نیچے پرواز ہی کرتے ہیں۔ اسی دوران جسونت رائے اپنے ایک ٹرانسمیٹر ڈیوائس پر کسی سے گفتگو کرتا رہا جسے میں صحیح طرح نہیں سن سکا۔ یوں بھی اس کا دورانیہ چند 1 منٹوں سے زیادہ ہی نہیں رہا تھا۔ اب مجھے نیچے بھرے پورے شہری آبادی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ ہیلی کاپٹر بتدریج اب مزید نیچے پرواز کرنے لگا۔ سڑکوں کا جال سا پھیلا دکھائی دیا اور اس کے بعد پھر جنگل اور مضافاتی اراضی کا نقشہ سا دکھائی دینے لگا۔ اس کے بعد ہیلی کاپٹر مزید نیچے پرواز میں آنے لگا اور اس کے بعد ہی وہ سرسبز پہاڑیوں کی ایک وسیع و عریض وادی میں غوطہ لگانے لگا تو مجھے ایک نسبتاً اونچے ہرے بھرے مقام پر محل نما عمارت سی دکھائی دینے لگی جس کے گرد خاردار باڑ والا احاطہ اور گھاس کا وسیع میدان پھیلا ہوا تھا۔ عمارت کے عقبی علاقے میں ایک بڑا سا ہیلی پیڈ بھی نظر آنے لگا۔ ہیلی کاپٹر نے سیدھا وہیں جا کر لینڈ کیا تھا۔ جب تک ہم نیچے اترے ایک لمبی سی کار تیزی سے عمارت کے عقبی کوشش سے نکل کر ہماری جانب لپکی۔ قریب آ کر وہ رک گئی اور 2 سوٹ پوش افراد نہایت مستعدی سے کار کے اندر سے برآمد ہوئے۔ ان میں ایک پرکشش عورت بھی تھی جس کی آنکھیں کشادہ اور حسین تھی۔ اس کے ہمراہ بھی جو مرد تھا وہ جوان خوبرو اور کثرتی جسم کا مالک۔ ان کے انداز و اطوار سے مستعدی اور ذمہ دارانہ پختگی عیاں تھی۔ عورت کے کان میں کوئی کلپ ڈیوائس لگی ہوئی تھی اور جو شاید وائرلیس مائک تھا وہ اس میں کسی سے جلدی جلدی باتیں کرتی جا رہی تھی۔ جب ہم نیچے اترے تو وہ ہماری جانب متوجہ ہوئی۔ دونوں ہی نے سب سے پہلے نہایت مؤدبانہ انداز میں جسونت رائے کو جھک کر سلام پیش کیا تھا۔ کانفرنس روم۔ جسونت رائے نے بہت گھمبیر سنجیدگی سے کہا، سر اٹس ریڈی پلیز۔ عورت نے اس طرح ہولے سے کم کھاتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی لمبی سی کار کی جانب اشارہ کر دیا۔ ذرا ہی دیر بعد ہم کار میں سوار ہو چکے تھے۔ اس بار صرف میں اور جسونت رائے تھے اور ساتھ ہی وہ مرد اور عورت تھی۔ باقی افراد وہیں رہ گئے تھے۔ کار مرد ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کے برابر میں جسونت رائے براجمان تھا۔ اس کا چہرہ اب بھی اتھا سوچوں میں گم رہا۔ میں اس عورت کے ساتھ عقبی نشست پر بیٹھا تھا۔ عورت نے ایک ذرا بھی توجہ یا نگاہ بھر کر میری جانب دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ عمارت قریب آ گئی اور جیسے ہی بڑے سے سیاہ آئینی گیٹ کے قریب پہنچی تو وہ خودکار انداز میں دائیں بائیں سلائیڈ ہوتا چلا گیا۔ گیٹ کے اندر باہر باوردی اور مسلح گارڈ سے مستعد کھڑے تھے۔ کار اندر ماربل سے بنے ایک احاطے میں داخل ہوئی اور ایک جانب رک گئی۔ عورت نے پھرتی سے نیچے اترنے کی کوشش چاہی تھی تاکہ جسونت رائے کی طرف والا دروازہ کھول سکے، لیکن وہ خود ہی اسے کھول کر نیچے اتر آیا۔ اسی اثنا میں 2 مزید چست لباس میں ملبوس افراد آگے بڑھے تھے۔ ہم چاروں انہی کی معیت میں اندر داخل ہوئے اور جب مرکزی دروازے سے ہوتے ہوئے ایک حال سے لاؤنج میں پہنچے تو جسونت رائے نے انہی دونوں افراد سے میرے بارے میں کچھ کہا۔ ان دونوں نے مجھے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ وہ میرے دائیں بائیں مستعدی سے ایک کوریڈور کی جانب بڑھ رہے تھے۔ وہاں بے شمار کمروں کے دروازے نظر آ رہے تھے۔ ایک کمرہ چھوڑ کر دوسرے کمرے کے دروازے کے قریب پہنچ کر مجھے رکنے کا حکم ملا۔ پھر ایک نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ دوسرا مجھے لیے ہوئے اندر چلا۔ کمرہ کشادہ اور ضرورت کی اشیاء سے آراستہ اور پیراستہ نظر آتا تھا۔ ایک جانب کونے میں نفیس قسم کی ڈائننگ ٹیبل تھی۔ پہلے والے آدمی نے مجھ سے مشینی انداز میں سامنے باتھ روم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہاں جا کر غسل کرو، اندر ہی کپڑوں کی الماری ہے، جو تمہارے ناپ کے ہوں پہن کر باہر آ جاؤ، ہم ادھر ہی تمہارے منتظر ہیں اور دیر مت کرنا۔ میں باتھ روم میں گھس گیا۔ شاندار باتھ روم تھا، بلکہ ایسا تو بیڈ روم ہونا چاہیے تھا۔ میں نے پرانے گندے پوسیدہ کپڑے اتار کر پھینک دیے۔ نہانے کے بعد میں نے وہیں الماری میں اپنے ناپ کے کپڑوں کا انتخاب کیا اور ایک لائٹ گرے رنگ کی پینٹ شرٹ پہن لی۔ شفاف اور بڑے سے آئینے میں اپنا تنقیدی نظروں سے جائزہ لیا اور خود کو ذرا نکھرا اور حشاش بشاش پا کر سکون محسوس کیا۔ اس کے بعد شاہانہ طرز کے باتھ روم سے باہر نکلا تو سیدھی میری نگاہ ڈائننگ ٹیبل پر پڑی۔ وہاں اب انواع و اقسام کے کھانے چنے ہوئے تھے۔ وہ دونوں آدمی صوفوں پر دھن سے بیٹھے میرے ہی منتظر تھے۔ ایک نے ٹیبل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے کہا، وہاں بیٹھ کر پیٹ پوجا کرو، تمہارے پاس اب صرف 20 منٹ ہیں۔ مجھے یہ سب عجیب اور ایک خواب سا لگا۔ کہاں تو میں صحراؤں اور جنگلوں کی خاک جانتا پھر رہا تھا، پھر پولیس کے نرغے میں آ گیا، پھر ماریں کھائیں اور اب یکدم کایا پلٹ ہوئی اور ایسی ہوئی کہ یقین ہی نہیں آتا۔ ہاں البتہ معاملہ اب بھی نازک اور حساسی تھا۔ ممکن تھا کہ میں پولیس سے زیادہ خطرناک آدمی کے نرغے میں آ چکا ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں پہلے سے زیادہ برے حالات کے شکنجے میں جکڑا جانے لگا ہوں۔ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں، سچی بات یہی تھی کہ میں ابھی تک اسی شش و پنج میں مبتلا تھا۔ بہرکیف میں نے جانے کب سے بھوکا پیاسا تھا۔ پرتکلف کھانے سے پورا انصاف کیا اور پھر یہ دونوں افراد مجھے ایک اور کمرے کے دروازے سے اندر لے گئے۔ ایک نسبتاً بڑا اور کشادہ حال کمرہ تھا۔
वो दोनों मुझे यहाँ छोड़कर वापस पलट गए। यहाँ मुझे एक हंगामी मीटिंग का माहौल महसूस होने लगा था। शायद यही कॉन्फ्रेंस रूम था। जसवंत राय भी मौजूद था और अव्वल जिक्र दोनों स्मार्ट और हैंडसम मर्द औरत भी, जिन्होंने हमें हेलीकॉप्टर से रिसीव किया था। यहाँ अब हम चारों के सिवाय कोई और नहीं था। हाल में 2 मेजें थीं, एक बड़ी और दूसरी छोटी। हम छोटी मेज पर जा बैठे थे। मुझे एक तरफ तनहा कुर्सी पर बैठने का इशारा किया गया था। मर्द और औरत मेरे सामने की 2 कुर्सियों पर विराजमान थे। जसवंत राय सरबराही कुर्सी पर था और बैक वक्त हमसे मुखातिब हो सकता था। मेज पर इनके सामने लैपटॉप, फोन, मॉनिटर्स और वायरलेस टाइप की इलेक्ट्रॉनिक अशिया रखी थी। मैं खामोशी से बैठा रहा। मेरा ख्याल था कि मेरी कुर्सी पर विराजमान होते ही मुझसे कोई ना कोई मुखातिब जरूर होगा, लेकिन मुझे एक पुरस्रार सी हैरत महसूस हुई। वो दोनों औरत और मर्द जो थोड़ी देर पहले मेरी तरफ एक जरा देखने की भी ज़हमत गवारा नहीं किए हुए थे, अब जैसे टिकटिकी बांधे मेरी जानिब तके जा रहे थे। इन्हें यूं अपनी जानिब यकटुक घूरता पाकर मैं कुछ नर्वस और बौखला सा गया था। एक लम्हे को तो मुझे यूं लगा जैसे ये दोनों बदबख्त तो मुझे हिप्नोटाइज कर रहे हो। तभी मैंने जसवंत राय के चेहरे की जानिब देखा तो चौंका। वो भी कुछ ऐसी अजीब नजरों से मेरे बजाय अपने इन्हीं दोनों साथियों की तरफ देख रहा था। नो सर। अचानक औरत ने मेरे चेहरे से निगाहें हटाकर जसवंत राय की तरफ देखकर नफी में सर हिलाते हुए कहा। मैं चौंका। तुम? जसवंत राय ने औरत को छोड़कर उसके साथ बैठे मर्द से इस्तफसारिया कहा। नो सर। मर्द ने भी अपने साथी औरत की तरह नफी में सर हिला दिया। गुड, मेरा भी यही ख्याल था, जसवंत राय ने एकदम कहा। इसका चेहरा पुरजोश सा नजर आ रहा था। मुझे ये सब बातें समझ से बाहर ही नहीं बल्कि अजीब भी लगी। न जाने ये बारी बारी इनके नो सर कहने वाली क्या नौसरबाजी थी, जिस पर जसवंत राय ने भी सर हिलाकर तबसरा किया था कि मेरा भी यही ख्याल था। ताहम मुझे ऐसा जरूर महसूस हुआ था जैसे मेरे बाथरूम जाने और गुसल करके निकलने से, खाना वगैरह खाने के बाद यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचने तक इन तीनों अफराद के दरमियान मेरे ही मुतालिक कोई गंभीर सी गुफ्तगू होती रही हो। लेकिन तब भी मुझे इनकी ये मुबहम बात समझ नहीं आ सकी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। बिलाखिर मैं अपनी झल्लाहट पर काबू पाते हुए इनकी तरफ देखकर बोला। समझने की जरूरत हमें है, तुम्हें नहीं मिस्टर सैफ। जसवंत राय ने सर सपाट लहजे में मुझसे कहा। शायद मेरे बारे में आप तीनों ने अपने ही तौर पर सेल्फ ऑब्जर्वेशन की मदद से खुद ही कोई राय कायम कर ली है। मैंने कहा। माहौल और हालात से मेरी समझ में जो आ सका वो मैंने कह डाला। ये तो ज़हीन भी है सर। औरत ने फिर मेरे बारे में मुख्तसरन कहा। तखातुब जसवंत राय ही था। मैंने तुम पर विश्वास किया है सैफ, इसलिए कि तुम मेरी मदद कर सको। जसवंत राय बिलाखिर इतना सस्पेंस फैलाने के बाद मुझसे असल बात की तरफ आ गया। मैं तैयार हूं, यही तो मैं भी चाहता हूं, मैंने कहा। लेकिन तुम ये क्यों चाहोगे? मर्द ने अचानक मुझसे सवाल दागा। इसलिए कि मैं अमारात से ये मिशन लेकर ही चला था कि इन खूनी सौदागरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाऊंगा, जिन्होंने मेरे मासूम भाई आदिल के साथ ये खनौना खेल खेला था। इन खूनी सौदागरों की एक अहम क़यादत भारत से ताल्लुक़ रखती है। एक ज़ैली क़यादत पाकिस्तान में भी खुफिया तौर पर सरगर्म अमल थी। कहते हुए मैंने इन्हें वहाँ की भी तफसील बता डाली। साथ ही अमरनाक के इबरतनाक अंजाम, कहर शाह का अपने मुकर्रब खास कार परदाज ताज के साथ यहाँ फरार होके आ जाना और शंकर चांकिया और डॉक्टर रमेश अग्रवाल का चरणों में पड़ना सब सुराहत के साथ बता डाला, ताकि इन्हें मेरी तरफ से किसी और किस्म का शुबा ना हो सके। उगदा खुला कि ये लोग मेरे बारे में पहले ही सेर हासिल मालूमात ले चुके थे। इसके साथ साथ पुराने वाक़यात नेट और अखबारात में मौजूद इन रिपोर्ट्स की स्टडी भी इनके इल्म में आ चुकी थी। मैं खुद भी यही चाहता था कि हकीकत बता देने ही में आफियत थी। अलबत्ता तब भी मैंने इन्हें तारिक और रूमी के बारे में कुछ नहीं बताया। यूं मैं आखिर में गहरी सांस खारिज करके बोला, अगर पुलिस ऐन वक्त पर काम खराब न करती तो मैं इनके साथ इन्हीं के साथी के भेस में रतलाम मेमोरियल हॉस्पिटल में पहुंच जाता और वहीं इन सब की कब्र खोदता। वो तीनों मेरी बातें बागौर सुनते रहे। जसवंत राय मेरी तरफ देखकर बोला, हमें तुम पर पूरा विश्वास हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी सवाबदीद पर पुलिस के चुंगल से छुड़ा लाया हूं। मैं इस भरोसे के लिए और एतबार के लिए आपका मशकूर रहूंगा। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। माली के इस सब्जी तरकारी बेचने वाले नारायण और मालगाड़ी के इस गार्ड शंकरी दास को अगर काबू में कर लिया जाए तो आपके भतीजे विजय के उन असल खूनी कातलों तक पहुंचा जा सकता है। मैंने इबरत की तस्वीर बनाने के लिए तुमसे हर तरह का ताउन करने के लिए तैयार हूं, जसवंत राय बोला और आखिर में एक अहम इंकशाफ भी करते हुए बोला, शंकर चांकिया का जिक्र करके तुमने अपने भरोसे की ही नहीं बल्कि अपनी बातों की सच्चाई की भी तस्दीक कर डाली है। शंकर चांकिया मेरा पुराना हरीफ है। मुझे शुबा है कि उसी ने मेरे भतीजे
विजय के साथ ये खिलवाड़ किया होगा। हो सकता है, मैंने भी अपने दिल की भड़ास निकालते हुए कहा। मेरे मासूम भाई आदिल को भी डॉक्टर रमेश अग्रवाल ने मुझसे एक दरीना बुग़्ज़ और अनाथ की वजह से निशाना बनाया था। मेरा काम आसान होने लगा। साथ ही यहाँ की पुलिस के फालतू बखेड़ों से भी मुझे अपनी जान छूटती महसूस हो रही थी। मिस रीटा और तुम सैफ के साथ रहोगे। जसवंत राय ने आखिर में अपने उन्हीं दोनों करीबी साथियों से मुखातिब होकर तहकमाना लहजा में कहा, सिर्फ 24 घंटों की मोहलत देता हूँ। माली के उस रेढ़े वाले नारायण और मालगाड़ी के गार्ड शंकरी दास को दबोच कर यहाँ हाजिर करो। अगले घंटे में हम तीनों खासी सनसनीखेज तैयारियों के साथ एक तेज रफ्तार बनवैन में मांडले रेलवे स्टेशन पहुंचे, क्योंकि हमारी मालूमात के मुताबिक मालगाड़ी इसी तरफ रवाना हो चुकी थी। वहां पहुंचे तो मालगाड़ी मौजूद थी, मगर आखिरी वाली बोगी में गार्ड शंकरी मौजूद नहीं था। इसकी जगह कोई और था। रीटा और डोजा कामयाबी के जोश की तरंग में इस पर हाथ डालने ही वाले थे कि मेरे से इनके चाप पर थम गए। हमने उसी गार्ड से शंकरी के बारे में दरियाफ्त किया तो उसे बताया कि यहाँ उसकी ड्यूटी बदल गई है और वह इस वक्त अपने क्वार्टर में होगा। इसके क्वार्टर का पता पूछकर हम तीनों वहां पहुंचे और उसे चाप लिया। रीटा इस कारकर्दगी की तमाम रिपोर्ट जसवंत राय को टेलीफोनिक राब्तों के जरिए देती जा रही थी। शंकरी दास को काबू करने के बाद हम माली के रेलवे स्टेशन पहुंचे। नारायण का झोंपड़ा नुमा घर मेरा देखा हुआ था, लेकिन वह हमें प्लेटफार्म पर ही रेड़ा खेते हुए नजर आ गया। इसे भी हमने वैन में बिठा लिया। रीटा और डोजा का इरादा अब वापसी का था। मैंने कहा, भी एक शख्स बाकी है। वो कौन? रीटा ने पूछा। कमलेश। तो फिर तुम ही पूछो उससे, डोजा ने नारायण की तरफ इशारा करते हुए मुझे कहा। इन दोनों को हमने वैन के पिछले हिस्से में बांध कर बिठा रखा था। मैं अगले हिस्से में आ गया और इनसे बोला, देखो, जसवंत राय को सब इल्म हो चुका है और मैं भी उसी का आदमी हूं। मैंने झूठ बोला। मुझे मालूम है कि तुम दोनों को नहीं पता था कि विजय जसवंत राय का भतीजा था, लेकिन कमलेश को मालूम था और उसने किसी दुश्मनी के बिना पर ऐसा किया होगा। अब अगर तुम जसवंत राय से राय चाहते हो तो कमलेश के ठिकाने से आगाह कर दो। मैं तुम दोनों की सिफारिश कर दूंगा राय साहब से। मेरा तीर निशाने पर बैठा, क्योंकि वो दोनों पहले ही पुलिस से ज्यादा जसवंत राय से खौफजदा होकर बैठे थे। रीटा और डोजा अगली नशिस्तों पर विराजमान थे और दोनों ही गर्दनें मोड़े इस तरफ देख रहे थे। शंकरी ने फौरन खिपची से नारायण की जानिब इशारा करते हुए कहा, मुझसे ज्यादा यही उसके बारे में जानता है, इसी से पूछो। तब मैंने नारायण की तरफ घूरा तो वो फौरन मेरे आगे हाथ जोड़कर बोला, भैयो, मेरा इसमें कोई दोष ना है। मैं एक गरीब आदमी हूं। न जाने कैसे मैं ससुरा इस मोए कमलेश के चक्कर में आ गया। बाबा, चक्कर में आ गए हो तो अब भुगतो भी। मैंने गुस्से से कहा, अब राय चाहते हो तो कमलेश के बारे में हमें सब कुछ जल्दी से बताओ। अगर वो हमारे हाथ नहीं आया तो याद रखना राय साहब इसका गजब भी तुम दोनों ही पर उतारेंगे। मैंने धमकाया तो गार्ड शंकरी ने किपची से नारायण को टहौका दिया, अब बता भी दे अपने बाप के बारे में। चुप क्यों हो गया रे? नारायण बोला, वो मेरे पास कल सुबह आएगा, मेरे झोंपड़े पर। साला आए तो तुम लोग उसे धर लेना। मेरे मुंह से पुरसोच अंदाज में हुमकारी बरामद हुई। तुम उससे राब्ता कैसे करते हो? कोई राब्ता नहीं है, नारायण जवाब में बोला। बस वो खुद आ जाता है और दोबारा आने का दिन और वक्त बता देता है। मैंने पुरसोच अंदाज में अपने होंठ भींचे फिर गर्दन मोड़कर रीटा और डोजा की जानिब देखा, जो खामोशी के साथ अगली सीट पर बैठे मेरी कार्रवाई देख और सुन रहे थे। क्या ख्याल है फिर? आज की रात नारायण का मेहमान बन जाना चाहिए, मैंने कहा। इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। रीटा ने मेरी बात की तायद की तो डोजा बोला, लेकिन हमें राय साहब को आगाह करना होगा। तो कर दो इन्हें आगाह, मैंने कहा। वही काले पर इनसे राब्ता करने लग गया। मैं पिछले हिस्से से अगली सीट से अकब वाली सीट पर आन बैठा। डोजा राब्ता करते जसवंत राय से मौतबाना बोला, सर, मिशन कामयाबी से जारी है। डॉक्टर साहब पूरा ताउन कर रहे हैं हमसे। 2 अफराद हमने धर लिए, आखिरी कमलेश रह गया है और इसके लिए हमें सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। ओवर। फिर वो दूसरी जानिब से खामोशी के साथ जसवंत राय की बात सुनता रहा, फिर बोला, ओके सर, हमें भी इस बात का अंदाजा है कि कमलेश ही असल मुजरिम है। उसने आपके साथ किसी पुरानी दुश्मनी के इंतकामी चक्कर में ये सब किया है। ओवर एंड ऑल सर, मेरे साथ भी इस खबीस डॉक्टर रमेश अग्रवाल ने दुश्मनी और बोगस की खातिर ही ये सब किया था, मैंने उनसे कहा। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और वैन स्टार्ट करके नारायण के झोंपड़ घर की जानिब मोड़ती। किस्सा मुख्तसर, हम वहां पहुंच कर रुक गए। शंकरी को तो हमने वैन ही में बंधा रखा था और वैन हमने नारायण के घर से जरा फासले पर किसी पीली और सफेद दीवार की आड़ में खड़ी कर दी थी। फिर मैं, रीटा और डोजा नारायण को लिए उसके घर में आ बैठे। वो रात जैसे तैसे बोरिंग अंदाज में बीत गई।
मैं तो थका हुआ था, सो गया। रीटा और टोजा बारी बारी जाग कर ड्यूटी देते रहे। सुबह होते ही हम सब जाग गए। नारायण ने कहा, अब होशियार रहियो, वो आने ही वाला है।